नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए गणित विषय का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने अंक के प्रश्न आएंगे, यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का। इस अध्याय से रिक्त स्थान वाला प्रश्न एक आएगा जो कि 1 अंक का होगा। तो इस अध्याय के अंतर्गत रिक्त स्थान के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डेटा या डाटा। दूसरा प्रश्न है, वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तीसरा है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी है ना? पट मतलब टेल। जब एक सिक्के को उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता होती है 1/2। चौथा प्रश्न है, संपूर्ण और उसके भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण क्या है? यह क्या कहलाता है? तो संपूर्ण और उसके भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण पाई चार्ट है, जिसे हम वृत्त आलेख भी कहते हैं। पांचवा है, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या होती है। कितनी होती है? 6 होती है, क्योंकि एक पासे में 6 फलक होते हैं। पासा घनाकार का होता है, उसमें 6 फलक होती हैं। इसमें 1 से लगा करके 6 तक के अंक अंकित होते हैं। छठा प्रश्न है, एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है ना? अब देखते हैं कि पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 फलक होते हैं, यानी पासे यदि फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। अब 1 से 6 तक की गिनती में 2 एक ही बार आता है, इसलिए प्रायिकता हो जाती है 1/6। अगला प्रश्न है, उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उच्चतम और जो न्यूनतम प्रेक्षण होता है उसके बीच के अंतर को परिसर कहा जाता है, यानी रेंज। क्या कहा जाता है? परिसर। अगला जो प्रश्न है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। क्या है? जो संकेतों का प्रयोग करते हैं और आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करते हैं वह कहलाता है चित्रालेख, यानी पिक्टोग्राफ। 9 है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता है हेड। तो हेड प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/2। सिक्के को उछालते हैं या तो चित प्राप्त करें या पट प्राप्त करें, है ना? दोनों की प्रायिकता 1/2 ही होती है। 10वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न सीमा है। अब देखिए, ये वर्ग है 10 से 20, ये कहलाती है निम्न सीमा 10 और ये कहलाएगी उच्च सीमा, है ना? तो निम्न सीमा इसमें है 10 है और 20 क्या हो गई? उच्च सीमा हो गई है। ये हो गया है आपका वर्ग 10 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाई ग्राफ कहलाता है। पाई ग्राफ क्या कहलाता है? तो पाई ग्राफ जो है वृत्त आलेख कहलाता है। 12वां प्रश्न है, वर्ग उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल की कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाता है, यानी साइज। जैसे ये आपका वर्ग है 10 से 20, ठीक है। अब इसमें निम्न सीमा क्या हो गई? 10।
उच्च सीमा हो गई 20। अब इसका जो अंतर है, यानी उच्च सीमा में से जब निम्न सीमा हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो अंतर आता है ना, वह वर्ग अंतराल की चौड़ाई या इसका माप कहलाता है। माप यानी साइज, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया इसका माप। अब इस अध्याय में से एक प्रश्न आने वाला है आपका लघु लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3 अंक का। तो इस प्रकार से इस अध्याय में 4 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको हम कर लेते हैं हल। अब देखिए कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो घटना है उस घटना के कुल परिणाम कितने हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे घटना के कुल परिणाम। अब घटना के कुल परिणाम कितने हैं, देखिए 5 तो लाल गेंदे हैं और 3 है पीली गेंदे, यानी कुल जो परिणाम है वे 5 धन 3 यानी 8, ठीक है ना, ये हो गए 8। अब पूछा गया है कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम कितने होंगे, तो लाल गेंद है 5, तो इसके परिणाम भी 5 होंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं लाल गेंदे 5 हैं, तो लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करनी है लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पर हम लिख देंगे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम कितने हो सकते हैं, 5, 5 लाल गेंदे हैं। अनुकूल परिणाम और कितने हो गए, ये हो गए 5 बटे कुल परिणाम कितने हैं, तो घटना के कुल परिणाम है 8, बटे में आ जाएगा 8, ठीक है। तो लिख देंगे अतः अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 5 बटे 8। इस प्रकार इसको हल। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट को हमें पढ़ना है और उसके अनुसार जो है यहाँ पर इसके उत्तर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा की जाती है। अब देखिए यहाँ पर ट्यूबवेल के द्वारा 25% और नहर के द्वारा 46% जो है भूमि की जाती है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या जाएगा, 46%, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। आप देखिए 17% कहाँ है, क्या है, तो 17% जो भूमि है वह टैंक के माध्यम से की जाती है। उत्तर आ जाएगा टैंक, टैंक के माध्यम से। तीसरा जो प्रश्न है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। अब देखिए ट्यूबवेल से
सींची जाने वाली जो भूमि है उसका प्रतिशत कितना है? 25%। हम यहाँ पर ले देंगे 25। ठीक है, इस प्रकार से पाई चार्ट को पढ़ करके हम प्रश्न उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखें। अब यहाँ पर 3 जो उप प्रश्न दिए गए हैं तो हल करेंगे हम। पहला है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या। देखिए कि 5 से में जो क्या होता है, 1 से लगाकर के 6 तक के अंक होते हैं, 4, 5 और ये 6। ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोला है? 5 से बड़ी एक संख्या। ये अब 6 जो अंक हैं इनमें से क्या होगा, कोई भी अंक जब हम पासा फेंकते हैं एक ऊपर आ सकता है ना। तो कुल परिणाम कितना हो गए? ये 6 अंक इसमें अंकित होते हैं, लिख देंगे अतः कुल परिणाम बराबर 6। ठीक है, अब क्या होगा? 5 से बड़ी एक संख्या अर्थात जो घटना है उसके घटित होने का अर्थ क्या हुआ कि संख्या 6 प्राप्त होगी। 5 से बड़ी संख्या क्या हो गई? 6 हो गई है। एक संख्या प्राप्त हो सकती है तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1 हो गया है। अतः अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो रहा है? 1 हो रहा है और कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? 1/6। अब इसी प्रकार से दूसरा इसका जो उप प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए यहां पर 1 से 6 तक की जो अंक हैं इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है ना। यहाँ लिख देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम कितना हो गया है? 2 एक ही बार आ रहा है, अतः इसकी जो है प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहाँ लिख देंगे अतः अभिष्ट प्रायिकता। अब देखिए यहां पर अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? 1, 2 एक ही बार आ सकता है और कुल परिणाम है 6, तो यह हो जाएगी प्रायिकता 1/6। अब इसी प्रकार से इसका जो तीसरा जो पार्ट है वो यहां पर हल कर लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या पूछा गया है? सम संख्या। अब देखते हैं कि इनमें से सम संख्या कौन कौन सी है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं। सम संख्या है 2, 4 और 6। ये हमने लिख लिया 2, 4 और 6। इस प्रकार से इसके जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अनुकूल परिणाम बराबर कितना जाएगा? 3, 1, 2 और 3, ये 3 हो गए हमारे अनुकूल परिणाम। अतः अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब देखिए कुल अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम होते हैं 6, तो 3/6 जिसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहां पर ये कहलाता है एक्स अक्ष। क्या कहलाएगा? ये एक्स अक्ष कहलाता है और ये जो ऊर्ध्वाधर है ये कहलाता है वाई अक्ष, है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो एक्स अक्ष है इस पर शैक्षिक वर्ष दर्शाए गए हैं 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8 और इन वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न है पहला, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो हम देख रहे हैं ये कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर है और क्षैतिज है यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न शैक्षिक वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विभिन्न शैक्षिक वर्षों में
कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। अब प्रश्न वह है, इस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब बढ़ना है ना, इंक्रीज किस्म का है। तो देखिए सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं 2007-8 में हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वृद्धि की। तो वृद्धि के लिए भी क्या करना होगा कि देखना होगा कि 2003-4 में कितने विद्यार्थी हैं, 100। 2004-5 में कितने हैं, हम यहाँ से यदि स्केल लगा के देखते हैं कि आता है 200। 2005-6 में देखें तो विद्यार्थी संख्या कितनी हो गई है, 250 हो गई है। 6-7 की बात करें तो यहाँ पर 300 है ना, और 2007-8 में 350 है। देखिए दंड आलेख देखने से हमें पता लगता है कि 2007-8 में विद्यार्थी संख्या कितनी है, 350 है। सबसे अधिक विद्यार्थी 350 है। लेकिन पूछा गया है इस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है, यानी बढ़ोतरी किसमें हुई है। तो हम देख रहे हैं, देखिए कि 2003-4 में 100 विद्यार्थी थे और 2004-5 में 200 थे। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, 100 की वृद्धि हुई है। और बाकी देखिए सब में वृद्धि हुई 50-50 की। तो हम कह सकते हैं 2004-5 में है ना अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा अधिकतम वृद्धि की बात हो रही है ना, अधिकतम संख्या की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। सबसे ज्यादा है तो आ जाएगा 2007-8। तो ये 2007-8 में सबसे अधिक विद्यार्थी यानी 350 हैं। तो यहां पर हम ले देंगे 2007-8। अगला प्रश्न है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहां पर 2 दंड आलेख हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लाल कलर है, ये 2005-6 का है। ठीक है ना, और ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर ये 6-7 का है। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक्स अक्ष पर क्या है, विभिन्न विषय आपको दिए गए हैं, और वाई अक्ष पर आपको दिया गया है कि प्राप्त किए गए अंक। ठीक है ना, अलग अलग वर्षों में। तो पहला जो प्रश्न है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषय में प्राप्त किए गए अंकों की सूचना दी गई है। हम यहां पर लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों के प्राप्तांकों के बारे में सूचना दी गई है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हमें यहाँ से मिल जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। अब दूसरा जो प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। अब देखिए हम दोनों में देख लेते हैं कि सबसे अधिक सुधार किस में हुआ है ना। देखिए यहां पर जो गणित विषय है इसमें इन्हें 60 अंक प्राप्त किए, और सामाजिक विज्ञान में हम देखें ये 55 अंक। ठीक है, विज्ञान में 50 अंक है, और अंग्रेजी में जो है देखो मान ले ये 48 अंक के आसपास हो सकता है, और हिंदी में जो है अंक प्राप्त हुए 60 अंक। अब 2005-6 में गणित विषय में प्राप्त हुए थे 30 अंक, है ना। देखिए इसको, तो सामाजिक विज्ञान में 50 अंक हुए, और यदि हम यहाँ इसके लगा के देखते हैं तो ये लगभग आ रहा है 45-46 अंक यहाँ पर इसके आ रहे हैं। यहाँ 46 अंक, और ये जो अंक आ रहे हैं आपके लगभग लगभग ये आ रहे हैं 50, है ना, और ये 60। तो किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। हम देख रहे हैं कि गणित में 2005-6 में 30 अंक थे, जबकि 2006-7 में 60 अंक हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें सुधार हुआ है वो किसमें है, गणित विषय में हुआ है। तो यहां पर उत्तर क्या जाएगा, गणित विषय, है ना।
कर दिया जाए। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट हुई है? अब देखिए गिरावट हुई मतलब कमी हुई है। अंग्रेजी विषय में देख रहे हैं कि पहले 2005-6 में 50 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन 2006-7 में उसे 48 अंक प्राप्त हुए हैं, इसमें गिरावट हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा विषय अंग्रेजी जाएगा। किस विषय में प्रदर्शन में समानता रही है, यानी किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है? तो हम देख रहे हैं कि हिंदी में 2005-6 में भी 60 अंक थे और 2006-7 में भी 60 अंक थे। इसमें क्या हुई? समानता रही है, न कोई कमी हुई है और न कोई वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी विषय। हिंदी विषय में जो प्रदर्शन क्या रहा वो समान रहा है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।